तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि जब किसी चीज को करने की चाह आपके अंतरात्मा से निकलती है, अगर किसी चीज को करने की चाह आपके अंतरात्मा से निकलती है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती, कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। अगर सच में कोई चीज अगर आप करने के लिए दिल से चाहे हो तो दुनिया का कोई भी ताकत हो बिल्कुल नहीं आपको रोक सकती सर। सक्सेस तो आप जरूर पाओगे। ठीक है, तो मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने बीएसआर अड्डा पे। तो दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 11 लेकर आए हैं। तो वैसे बच्चे जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किए होंगे, मैं उनको बता दूं कि इस बीएसआर अड्डा पे बिहार एसएससी का डेली क्लास चलता है। शाम को 6 बजे से लाइव क्लास चलता है, आप लाइव भी देख सकते हैं। और ये जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो है आपको डेली मिलते रहेगा जीके जीएस का। तो चलिए आज का हम पहला सवाल लेते हैं कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। किस में दी थी सर? तो ये आपका केशवानंद भारती वाद में दिया था। किसमें दिया था? केशवानंद भारती वाद में। इसमें क्या था जो मैं आपको बता दूं, तो सर ये आपका 1973 में, कब इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सर आपका 1973 में आपका एक आया था कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकता है लेकिन उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये किस में निहित है सर? तो ये आपका आर्टिकल 368 में ये निहित। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है सर? तो ये आपका राज्य मन्नार समिति इससे संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया? किस आधार पे सर? तो ये आपका भाषाई एवं धार्मिक के आधार पे। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है? किसमें सर? तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन में ऐसा बोला गया है। ये कब हुआ था सर? तो थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि संसद ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1978 में, कब सर? वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और ये आपका जो आपका 51A में ये चला गया है। ठीक है, चलिए, और मैं जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बताया भी हूं, तो अभी तक आप नहीं देखे हो तो आप जाओ एक बार वीडियो को आप जरूर देखो। ठीक है, ऑलरेडी हमारे स्टैटिक जीके बाय विवेक सर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? कितने, अधिकतम कितने दिनों तक सर? तो अधिकतम 3 वर्ष तक आप राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला है, राष्ट्रपति किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सर इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है, जिसमें चाहे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? ये कौन करता है सर? तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो कौन संघ सूची का विषय नहीं है सर? तो इसमें से आपका पुलिस है जो सूची का विषय नहीं है। अगला है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो सर ये थे आपके ल्यूक स्क्रैप्टन। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो बाजीराव द्वितीय के टाइम इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? किसमें की गई थी सर? तो ये आपका 1786 का अधिनियम है। क्या कहता है? तो मैं इसके बारे में बता दूं कि 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। 1786 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। अगला है सर, इसको मैच द फ्लोइंग है, मैच इसको करना है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ इसके संस्थापक है। तो देख लेते हैं, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, ये किनके द्वारा था सर? ये डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी
तो बी आर सिंधे, किनके द्वारा था सर? ये बी आर सिंधे के द्वारा था। ठीक है, ये कब इसकी स्थापना, चलो मैं स्थापना दिवस भी लिख देता हूं। तो बी आर सिंधे के द्वारा ये आपका 1906 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये किनके द्वारा किया गया था सर? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कब किया गया था? तो सर 1932 में। नेक्स्ट है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ये किनके द्वारा था सर? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कब? तो 1920 में। जो बच गए आपका सत्य शोधक समाज, ये थे सर ज्योतिबा फूले। इनका ज्योतिबा फूले का कब था सर? तो 1873 में। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। चलिए अगला है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कौन थे सर? तो ये सर थॉमस रेले थे। कौन थे सर? सर थॉमस रेले थे। अगला सवाल है सर, द लगान न लगान न टैक्स अभियान सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? न लगान न टैक्स कहां पे चलाया था सर? ते संयुक्त प्रांत में चलाया था। कहां पे सर? संयुक्त प्रांत में। अगला है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया? किसे बनाया था सर? तो सार्जेंट ह्यूरसन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी थी। मंगल पांडे 21वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। 31वीं नेटिव इन्फेंट्री के, किसके सर? 31वें नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? नहीं, किसकी रचना हर्ष नहीं की थी सर? तो हर्षचरित का इन्होंने नहीं किया था। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? कौन था सर? तो ये आपके सुबुक्तगीन था। ठीक है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया। क्या किया गया है सर? तो इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया। अगला है, मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया। कब किया था सर? तो ये असहयोग आंदोलन के पहले किए थे, असहयोग आंदोलन के दौरान एक किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? किस पे बना हुआ था सर? तो ये कोई और नहीं बल्कि यज्ञश्री सातकर्णी जी थे। चलिए अगला है, मिलान करना है कि खनन क्षेत्र है उसके खनिज संपदा है कहाँ पे? तो कालाहंडी में क्या मिलता है सर? तो आपका बॉक्साइट मिलता है। और जावर कहाँ पे मिलता है सर? तो जस्ता व सीसा। फिर कोलार में क्या है सर? तो कोलार में हर किसी को पता है, केजीएफ मूवी से सोना, मौसाबनी में तांबा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सी नंबर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता? मानव भूगोल का, तो सर ये कोई और नहीं बल्कि फ्रेडरिक रेटजेल है। नेक्स्ट है, अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? किसमें सर? तो सारगैसोस सागर में तट रेखा नहीं है। नेक्स्ट है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो ये सर अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है सर? तो ये आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी सर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका जायरे रिवर है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसे कांगो नदी भी कहते हैं। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, नील के बाद। ठीक है, इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर आते हैं। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे एक और बता दूं कि जो लिम्पोपो, कौन सा सर? लिम्पोपो रिवर जो है ये आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है सर मकर रेखा को? तो सर 2 बार काटती है। ठीक है, और अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान, सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहलाते हैं।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है। कौन सी नदी है सर? ये आपका झेलम नदी है। कौन सा है सर? ये झेलम नदी है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी नहर पूछ रहा है, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये आपका पनामा नहर है सर। थोड़ा इसके बारे में बता दूं, पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर एक मानव निर्मित जल मार्ग है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 मीटर तथा गहराई 12 मीटर। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटते हुए निर्मित है। इस पर पनामा देश का नियंत्रण है। इसका उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? कौन करती है सर? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक करती है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? सेवा कर, तो सर ये आपका राज जे चैलिया समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? किस एक ने? तो सर आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बंधुआ मजदूर, तो सर ये 1976 में पारित किया गया। इसमें क्या था, थोड़ा मैं पढ़ देता हूं। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूरी में व्यक्ति निश्चित समय तक सेवाएं देने के लिए बाध्य होता है। ऐसा वह साहूकारों या जमींदारों से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए करता है। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत में लगभग 32 लाख बंधुआ मजदूर थे और इनमें से अधिकांश ऋणग्रस्तता के शिकार थे। ठीक है, चलिए अगला है, अगला सवाल आपके बीच आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये कल भी ये सवाल आया था, ये आज भी आई है। तो बढ़ती निवेश दर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? कौन है सर? तो ये है आपका हास्यमान लागत विधि। अगला है, नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा सर? जो देख लेते हैं। तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, बिल्कुल सही है। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड किस वर्ष सर? तो ये 1875 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में बता दूं कि द बिहार हेराल्ड साप्ताहिक बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे 1875 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किनके द्वारा सर? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किनके द्वारा सर? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 1% कितना है? कितना है सर? तो 7.84% है सर। अगला है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? शराब पे स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला कौन सा है सर? तो ये आपका आयरलैंड है। कौन है सर? आयरलैंड है। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक है? कितने हैं सर? तो कुल 6 अंक है। कितने हैं सर? 6 अंक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है सर? तो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सर भारत का स्थान 42 है। नेक्स्ट है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? क्या मनाया गया सर? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा मनाया गया सर? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, और मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये आपका 21 मई को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है सर? ये हमें आप बताना। ठीक है,
विश्व विरासत दिवस और विश्व जल दिवस आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दोगे। और मैं आपको बता दूं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, और ये प्रेस दिवस का मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ये दोनों आप बताओगे, किसका, विश्व विरासत दिवस का और इसका, इन दोनों का मैं क्वेश्चन लगा देता हूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। चलो, ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मेघ चक्र, तो सर ये आपका सीबीआई के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? शिक्षा पे कितना सर? तो आपका 1,12,899 करोड़। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? किसको किया गया है सर? तो आपका शाहरुख खान को शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तारिक फतेह का, तो सर एक लेखक थे। क्या थे सर? लेखक थे। तो इनके बारे में बता दूं कि पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक तारिक फतेह का हाल ही में निधन हो गया। अक्सर ये आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई? कितने सर? तो 12। कितने? 12 चीते को। प्रोजेक्ट चीता योजना के तहत सितंबर में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीतों में लाया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनः दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते को लाए जाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला सवाल है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सर आपका नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है सर? तो इसके लेखक हैं सर के गोपाल कृष्ण। कौन है सर? के गोपाल कृष्ण। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसमें से कि माई लाइफ एज ए कॉमरेड के सैलजा के द्वारा लिखा गया है, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है, और रिफॉर्म नेशन गौतम चिकरमाने के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए अगला है, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक? तो सर 2024 तक। इसरो द्वारा मंगलयान 2 मंगल ग्रह में अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजने हेतु 2024 तक भेजने जाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है, क्या है सर? तो इसका कैंडला है। क्या है सर? इसका कैंडला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? कौन सा है सर? तो आपका विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये किसके हैं सर? तो रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। अगला है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो विल्सन रोग में। किसमें सर? विल्सन रोग में। विल्सन रोग तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है जो यकृत, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबे धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। चलिए अगला है, निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? तो सर इंफ्रारेड को उष्मा तरंग भी कहते हैं। अगला है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है? लिटिल लीफ किसके कमी के कारण होता है सर? तो ये आपका तांबा के कारण से होता है। किसके कारण से सर? तांबा के कारण से। अगला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, क्या है सर? तो ये आपका पीरियोडिक है, बोले तो आवधिक गति है, ठीक है। आवधिक गति समय के समान अंतराल में दोहराई जाती है। रैखिक गति सीधी रेखा में गति है। दोलन गति को किसी वस्तु के माध्यम में स्थिति से आगे और पीछे की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। पृथ्वी नियत समावधि के बाद अपना मार्ग दोहराती है, अतः एक आवधिक गति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है सर? तो इसको परावर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा है सर? तो आपका पीत रस और अग्नाशयी रस है। चलिए नेक्स्ट है,
पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? किस बिंदु पर सर? तो पृथ्वी के केंद्र पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। अगला है सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है सर? तो ये जाइगोटिन की अवस्था में होता है। अगला सवाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है सर, ये थे आपका एलेक जेफरिस। कौन थे सर? एलेक जेफरिस थे। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? पर्ल एस किसको कहा जाता है सर? तो पोटासियम कार्बोनेट को कहा जाता है, K2CO3 को। चलिए अगला है 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा सर? तो इसका आयतन बढ़ता है। क्या होता है सर? बढ़ता है। अगला है, अब बोलोगे सर कैसे बढ़ता है, तो मैं बता दूं कि आयतन बराबर, मैं लिख देता हूं, आयतन बराबर क्या होता है सर? तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन घनत्व। बोले तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। अब पूछ रहा है कि 1 लीटर पानी को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने का इसका आयतन क्या होगा सर? तो इसका आयतन क्या होगा सर? बढ़ता है। ठीक है। अब पूछोगे कैसे सर, तो मैं बता दूं कि सामान्य अवस्था में पदार्थ के आयतन गर्म करने पर बढ़ती है तथा ठंडे करने पर घटती है, किंतु जल की अनोखी विशेषता के कारण 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व कम हो जाता है। तो जब जल का घनत्व कमेगा तो आयतन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देखो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है, यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। चलो अगला है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा में, तो सबसे पहले लिख लो वॉशिंग सोडा का क्या है सर? तो Na2, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या सर? 10H2O। ये जो देख लो 10H2O, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु है? तो सर जल के 10 अणु है। कितना है सर? तो देख लो जल के कितने अणु है सर? तो जल के 10 अणु है। क्यों? इसका फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का? Na2CO3 10H2O। ठीक है। चलिए अगला है सवाल है सर, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन चयन करें। सही कथन चयन करने को बोल रहा है। तो सर इसमें क्या होता है? दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? किसको रखा जाता है सर? तो लिथियम को मोम में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो चलो इसके बारे में बता दूं कि आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को वायु में उपस्थित नमी के साथ प्रतिक्रिया करने से रोकने के लिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटासियम आदि। लेकिन लिथियम हल्की धातु है और यह मिट्टी के तेल की सतह पर ऊपर तैरती है और वायु के नमी में प्रतिक्रिया करती है, इसलिए लिथियम को मोम में रखकर सुरक्षित रखा जाता है। अब समझ में आया? पहले तक आपके क्या कॉन्सेप्ट में था कि जिसका जिसका जो आपका ये नंबर 1 है, जिसका भी आपके मन में क्या बना हुआ था कॉन्सेप्ट कि जिसका भी एक वैलेंसी है उसको हम क्या करते हैं सर? केरोसिन आयल में रखते हैं। ठीक है। तो ये था बेटा आपका पूरा सेट नंबर 11 आज यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।